के झरिया विधायक रागनी सिंह के मेंशन आवास पर बाइक सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके हैं, जिनमें से एक बम घर के अंदर फट गया जबकि दूसरा बम घर के बाहर ही गिर गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इसको लेकर शंकर सिंह नाम के एक शख्स ने एक पत्र जारी किया है और पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। शंकर सिंह का अमन सिंह गैंग से संबंध बताया जा रहा है। पत्र में लिखा गया है कि पूरे धनबाद को शमशान बना देंगे। जिस धरती पर अमन सिंह का खून बहा है उस धरती को बर्बाद कर देंगे। कोयला और लोहा का रंगदारी देना होगा। और पत्र के अंत में लिखा है, अमन सिंह अमर है। तो देखिए, सिंह मेंशन जहां पर बमबाजी की घटना सामने आई है, शंकर सिंह ने बमबाजी की जिम्मेवारी ली है। हालांकि खबर यह भी सामने आ रही है कि नगर निगम का चुनाव है और इससे चुनावी रंजिश को लेकर भी इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि शंकर सिंह कौन है इसके बारे में अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पत्र के लिखने वाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अमर सिंह गैंग का ये कोई शख्स है। अब देखिए, विधायक रागनी पर उनके घर पर हमला क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और अमन सिंह की विधायक से कोई दुश्मनी थी, सवाल यह भी है क्या इस दुश्मनी को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। निकाय चुनाव से पहले हमले का मकसद आखिर क्या रहा होगा। धनबाद से एक और बड़ी खबर, जहां झरिया विधायक के घर बमबाजी मामले में घटना के बाद रागनी सिंह का बयान सामने आया है। ऐसी घटनाओं से डरने वाले नहीं है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे। संजीव सिंह पहले भी जनता की सेवा करते थे। घटना को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो। इस घटना को निकाय चुनाव से न जोड़े और कहा कि अमन सिंह गिरोह की जिम्मेदारी की जानकारी उन्हें नहीं है। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, रागनी सिंह का भी बयान सामने आता है कि इसे निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जाना सही नहीं है और शंकर सिंह के भी बारे में बहुत कुछ बोल नहीं रही है। क्या पूरी घटनाक्रम अभी अपडेट क्या? फिलहाल तो इस घटना के बाद जो है संजय गुप्ता से पूर्व विधायक संजीव सिंह और वर्तमान विधायक जो कि संजीव सिंह की धर्मपत्नी है रागनी सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उनका कहना है कि नगर निगम से इस घटना को जोड़ के नहीं देखे, लेकिन पुलिस की अब ये जरूरत है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे और जांच में जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वहीं रागनी सिंह ने कहा कि ऐसे जो अपराधी है, जो कि सिंह मेंशन जो कि विधायक का आवास है वहां पर बमबाजी करने की करतूत की है, तो वैसे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद रोड में जो है तो काली खोद कर या उससे भी अधिक तरीके की कार्रवाई करे, ताकि फिर वैसी घटना को अंजाम देने से पहले वह सोचे। लेकिन जिस तरीके से अमन सिंह का नाम सामने आया है, वह उस मामले को लेकर अनभिज्ञता जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अमन सिंह की बात अगर की जाए तो अमन सिंह वही अमन सिंह है जिसकी धनबाद जेल में हत्या हुई थी। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का उस पर आरोप था और इस मामले को लेकर इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि अमन सिंह, संजीव सिंह सभी पर डिप्टी मेयर के आरोप थे। हालांकि इस मामले में अब संजीव सिंह पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं, कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है। लेकिन यह घटना जब अब हुई है तो नगर निगम से भले ही वो बोल रहे हैं कि जोड़ कर नहीं देखा जाए, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि संजीव सिंह खुद नगर निगम के मेयर चुनाव का पर्चा दाखिल लिए हैं और कल संभवतः हो सकता है कि वह नामांकन भी डाले। और उसके ठीक एक दिन पहले इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि धनबाद जिले में अगर कहा जाए तो सिंह मेंशन एक चर्चित घराना है जहां पर कि वर्तमान विधायक और 2 पूर्व विधायक रहते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर बमबाजी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। धनबाद के झरिया विधायक रागनी सिंह की आवास पर बमबारी मामले को लेकर जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि धनबाद में जिला पुलिस की नहीं चलती, अपराधियों की सरकार चलती है। धनबाद में मेयर का चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर दबाव बनाया जा रहा है। यह कोई बड़ी घटना नहीं है जी। धनबाद में अक्सर होते रहता है। अब वहाँ मेयर का चुनाव आ रहा है तो इसको लेकर भी कुछ को दबाव बनाना चाह रहे हैं। और प्रतिद्वंदी जो समूह है वहाँ का शासन प्रशासन धनबाद का तो ऐसा है कि जो गलत करने वाला अगर मजबूत है तो उसके हर गलती को लोग रफा दफा करते हैं।
झारखंड के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से विदेश में फंस गए हैं। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 14 प्रवासी मजदूर इस बार दुबई में फंसे हुए हैं। कंपनी के द्वारा मजदूरों के बीच काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही समय से अधिक काम कराया जा रहा है। इससे मजदूरों को वहां रहने और खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा को साझा किया और सरकार से मदद की अपील की है। कि गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के 14 मजदूर जो दुबई ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए गए थे, वे सभी मजदूर वहां जाके फंस गए हैं। ना उनको सैलरी दी जा रही है, ना तो उन्हें खाने पीने को दिया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जल्द से जल्द वापसी कराई जाए, साथ ही साथ उनके बकाया राशि भी उनको दिलाई जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा के सरंगसिया आएंगे। सीएम सरंगसिया शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सरंगसिया शहीद स्थल में आज सुबह से हजारों लोग पारंपरिक तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चाईबासा के सरंगसिया में आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस को लेकर आज यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ जो शहीद स्थल है आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी यहाँ के शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। और यहाँ सुबह से ही आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने का लोगों का दौर जारी है। आप यहाँ देख रहे हैं, लोग यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करते हुए शहीदों को, उनके परिजन और क्षेत्र के जो लोग हैं, चाईबासा के विभिन्न क्षेत्र से लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आज सुबह से यहाँ पर लोगों का श्रद्धांजलि देने का दौर चला हुआ है। कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेता, विधायक, सांसद भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे पूजा अर्चना करके फिर यहाँ सद समिति के लोग से 2 मिनट बैठेंगे। वहाँ पे बैठ के फिर उसके बाद वहाँ जो पंडाल बना है वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर वहाँ परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जो कार्यक्रम स्थल समारोह का पंडाल बनाया गया है, वहाँ पर वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वहाँ समारोह को संबोधित करने के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा अन्य जो तैयारियां की गई है, विभिन्न विभागों के लोगों को वहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। खबर दुमका से है, जहां के गांधी मैदान में जेएमएम स्थापना दिवस मना रहा है। गांधी मैदान से पूरा दुमका हरे रंग के बैनर पोस्टर से सज धज कर तैयार हो गया है। इस बार खास तौर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर शहर भर में लगाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित भी करेंगे। दुमका में आज झामुमो अपना 47वां झारखंड दिवस मना रही है और यही कड़ी में दुमका का गांधी मैदान सज धज कर तैयार हो गया है। दिन और रात यहाँ पर जेएमएम के कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। देख सकते हैं कि ये गांधी मैदान का स्टेज तैयार हो चुका है। इस बार खास तौर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जो तस्वीरें हैं वो पूरे शहर में लगाई गई हैं। साथ ही दुल्हन की तरह जो है दुमका को सजा दिया गया है। हरे रंग से झंडा, पोस्टर, बैनर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और ख़ास तौर पर इस बार दिशोम गुरु को जो है तस्वीरें जो है वो पूरे शहर में लगाया गया है। पूरे संथाल परगना से विधायक और मंत्री आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर के बाद जो है एक ऐतिहासिक रैली जो एसपी कॉलेज मैदान से निकलकर पोखरा चौक होते हुए गांधी मैदान पर पहुंचेगी। साथ ही साथ 4 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दुमका पहुंचेंगे और उसके बाद देर रात इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगातार जो है तैयारियां वो पूरी कर ली गई है और जो कार्यकर्ता और समर्थक है उनका आना शुरू हो चुका है। नितेश कुमार, न्यूज 18, दुमका। केंद्रीय बजट में पूर्ववर्ती राज्यों में पर्यटन के विकास पर जोर दिया गया।
साथ ही पर्यटक स्थलों के विकास को लेकर बड़ी घोषणा भी की गई। बजट में इस घोषणा के बाद झारखंड के पर्यटक स्थलों के विकास की उम्मीदें भी बढ़ गई है। दरअसल झारखंड में पर्यटन के लिहाज से धार्मिक सर्किट और कुदरत के खजाने भरे पड़े हैं। इनमें नेचुरल फॉल्स के साथ साथ पहाड़ों, जंगलों में छिपे ऐसे स्थल हैं जिन्हें अभी तक विकसित नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट में झारखंड के विकास की बात करें तो पर्यटन की चर्चा जोर शोर से की गई है। पूर्ववर्ती राज्यों का जिक्र आया है, लेकिन झारखंड उसमें कहाँ है, सीधे हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर राजधानी रांची के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। तो क्या आप केंद्रीय बजट में झारखंड को देख रहे हैं? जहाँ तक पर्यटन क्षेत्र में विकास की बात है तो यहाँ असीम संभावनाएं हैं। मैं चूँकि यहाँ हूँ और कुछ वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स लोगों के साथ में ही रहता हूँ। कल ही मैं ऐसी जगह से आया जहाँ का नाम लोगों ने सुना नहीं है और वो इतना सुंदर जगह है। सात धारा, एक पंडा पुडिंग है, एक बाघ मुंडा है, जहाँ की लोगों ने नाम भी नहीं सुना है अभी तक। और वो इतना सुंदर है कि यदि उस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों यदि मिलके काम करें तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को कहीं और बाहर कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, इतना रेवेन्यू उसमें होगा। यहाँ पे न जगह की कमी है, न वैसे फॉल्स की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो करना होगा सर। देखिए, उन्होंने सही कहा कि झारखंड है खास करके। और सबसे बड़ी बात होती है कि विकास के लिए एक दृष्टि की, एक व्यू की ज़रूरत होती है। आप अगर परसीव करते हैं उस विकास की वो नज़रिया आपके पास है, तभी आप विकास कर पाएंगे, जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट में दिख रही है। टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जिधर जाइए उधर नेचुरल ब्यूटी, मंदिर, पहाड़ सब कुछ है, लेकिन वो सब के लिए अप्रोच रोड नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जैसे बाथरूम हो, ये शौचालय हो, इस सब सुविधाओं का विकास करना है। क्या सर, कैसे सोचते? संभावना तो अपार है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक है, कुछ दिन पहले हमने हेमंत जी का ये देखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पर्यटन के विकास के लिए हमें कुछ करना है, तो उन्हें भी इसमें ध्यान देना है। जाहिर है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो अभी तक टेलीस्कोप से क्यों देखा जा रहा है? कुल मिलाकर झारखंड में कदम कदम पर खूबसूरती है। पूर्ववर्ती राज्यों के विकास की बात आई है, झारखंड भी अपनी खूबसूरती के इंतजार में है, ताकि उसकी खूबसूरती को भी कोई निखार सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। केंद्रीय बजट में पूर्ववर्ती राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास पर जोर देने के बाद राज्य में इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी राज्य सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव देकर पहल करने की बात कही, वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय बजट में पर्यटन के लिहाज से झारखंड को लेकर केंद्र का रवैया उदासीन बताया। झारखंड के आसपास बहुत सारे पौराणिक महत्व के स्थल भी हैं। रजरप्पा का माँ का मंदिर है, धमाल का माँ का मंदिर, नगर भगवती का माँ का मंदिर। आप पूरे इसको एक स्पिरिचुअल टूरिज्म में आप इसको डेवलप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो फॉल्स है, नैसर्गिक सुंदरता है, जो पहाड़ों की श्रृंखला है, इसमें भी आप सर्किट बना सकते हैं। राज्य सरकार से प्रपोजल बनाकर तो भेजिए, बाकी केंद्र सरकार सारा संभव सहायता देने को तैयार है, लेकिन पहल तो राज्य सरकार को करनी होगी। केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास को लेकर के बातें की गई है, तो झारखंड में इसकी संभावनाएं कितना है ये चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि केंद्र की सरकार का रवैया झारखंड के प्रति उदासीन रहा है। लेकिन हम फिर भी ये भरोसा करेंगे कि केंद्र की सरकार झारखंड का वाजिब हक देगा, ताकि यहाँ का समुचित विकास हो सके। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट में झारखंड को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। झारखंड काफ़ी उपेक्षित है और बराबर विभिन्न सेक्टर में बजट की कटौती हो रही है। हम लोग चाहेंगे कि झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक राशि आवंटित की जाए विभिन्न सेक्टरों में, चाहे यहाँ ज़्यादा पर्यटन का विकास हो सके, यहाँ हमारे दूसरे जो हैं केंद्रीय रेल का हमारे यहाँ और ज़्यादा विकास हो सके।
झारखंड में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा, वहीं 27 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। हालांकि ये दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो समर्थित उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में होंगे। जिलों में नामांकन की प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। प्रतिदिन 3 बजे तक 11 से 3 बजे तक नाम निर्देशन किया जा रहा है। नाम निर्देशन के पश्चात जो है सभी प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल गंभीर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर समर्थन को लेकर रायशुमारी का दौर चल रहा है। इसके लिए सभी निकाय क्षेत्रों में लगातार बैठक भी हो रही है। नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी गंभीर है। हमारा ये प्रयास है कि कांग्रेस के नीति सिद्धांतों पर भरोसा करने वाले लोगों को समर्थन दे करके ये शहर की सरकार में हम लोग स्थापित कर सके और जो मूलभूत जनता की समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इससे जनता को निजात मिल सके, ये हमारा प्रयास है। इसको लेकर के लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विभिन्न जिलों में जितने नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वहां बैठकें आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर तो नहीं हो रहा, इसके बावजूद प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव को लेकर रेस हैं। जेएमएम सभी निकायों में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाने में लगी है। इसी कड़ी में धनबाद से जेएमएम ने डॉक्टर नीलम मिश्रा को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। तो नीलम मिश्रा जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं और उनको समर्थन भी जेएमएम की तरफ से धनबाद मेयर पद के लिए चुनाव, और इस चुनाव में लगातार जेएमएम भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इस उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है। नहीं है, जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, स्वाभाविक है कि हर आदमी आज किसी न किसी पार्टी से संबंध रखता है और पार्टी के जिला कमेटी के लोग हैं, महानगर कमेटी के लोग हैं, ये सारे लोग अपने तरफ से जिस भी प्रत्याशी का नाम घोषित किए हैं वो प्रत्याशी भी यहीं पर हैं। तो स्वाभाविक है कि पार्टी का जो समर्थन है उनको पार्टी की जीत और प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित। आपके पार्टी से भी कई दावेदार हैं। झारखंड में 3 फरवरी से 23 फरवरी तक इंटर और मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जैक सचिव ने परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्त को जैक की ओर से दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं और सभी प्रकार की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए समीक्षा की गई है। साथ ही 23 फरवरी निकाय चुनाव और परीक्षा साथ होने को लेकर बने संशय पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया है। आयोग के जवाब के बाद इस पर जल्द निर्णय जैक द्वारा लिया जाएगा। को आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। सभी केंद्र अधीक्षक के लिए अलग अलग एसओपी बनी हुई है और आज हम लोगों ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की उनकी तैयारी की समीक्षा भी की है। सभी 24 जिलों में सभी जो तैयारी करनी थी वो पूर्ण हो गई है। सभी पुलिस पदाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षक, पुलिस कप्तान के साथ केंद्र अधीक्षकों की बैठक हुई है। उनको कदाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंट परीक्षा के आयोजन हेतु सभी दिशा निर्देश उपायुक्तों के स्तर से भी, क्योंकि उपायुक्त जो होते हैं वो जिला के परीक्षा नियंत्रक भी होते हैं, तो वो उसको उन्होंने सबको ब्रीफ कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि एक पत्र के द्वारा हम लोगों ने राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमारे अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा है। उनका जो प्रत्युत्तर आएगा उसके आलोक में फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बोकारो के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में कोयला खनन करने वाली कंपनी केबीबी माइंस और सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी पर
कोयला चोरों ने हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कंपनी के अधिकारी रवि रामचंद्र राव गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी के अधिकारी वन विभाग और पुलिस की ओर से बंद किए गए अवैध कोयला मुहाने में फिर से कोयला खनन होने की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे थे। वहां 15 से 20 की संख्या में मौके पर मौजूद कोयला चोरों ने पत्थर, लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला किया। घटना की सूचना मोबाइल के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को दी गई। अधिकारी की गंभीर अवस्था को देखते हुए इलाज के बाद रांची भेजा गया। पूरे मामले में ड्राइवर की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हजारीबाग में विष्णुघर पुलिस ने अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही नकली अंग्रेजी शराब के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने नरकी, पिपरा टोला और बिड़हरियारा के चलनिया इलाके में छापेमारी कर 2 मिनी शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 18 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए मूल्य की नकली शराब, स्प्रिट लेबल, जाली होलोग्राम, आधुनिक मशीनें और 2 पिकअप वैन जब्त किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि डाक पार्सल लिखे वाहनों से बिहार समेत अन्य क्षेत्रों में शराब की सप्लाई की जाती थी। कार्रवाई करने पर नरकी चिपरा टोला में एक कॉलोनी घर बोलते हैं जिसको, जिस घर में कोई रहते नहीं थे, उस घर में छापामारी किया गया। छापामारी करने पर काफी मात्रा में, इसमें से अधिकतर मात्रा वहीं से आया है और ये लोगों को बरामद हुआ। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, झारखंड सरकार का लोगो है। देखिए 5000 है, 5000 बोतल इसमें लिखा हुआ है एक्साइज लेवल। देखिए है ना, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का होलोग्राम है। ये होलोग्राम है और इस सरकार का होलोग्राम। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में स्कूली वैन चालक को पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर स्कूल वैन चालक संघ ने एसपी से जांच की मांग की है और न्याय दिलाने को कहा है। इसके बाद स्कूली वैन चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। जमशेदपुर में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। जमशेदपुर के कदमा, सोनारी क्षेत्रों में स्कूली वैन चालकों ने हड़ताल को समर्थन नहीं दिया। टीचर है, माली है, गेटकीपर है, सबकी जांच होनी चाहिए। और ये खाली मन्नू पांडे को क्यों गिरफ्तार किया कि उसमें क्या स्कूल प्रबंधक क्यों नहीं लिया गया? उनको भी बंद करना चाहिए था, स्कूल प्रबंधक को भी घेरे में लेना चाहिए था, टीचर को भी घेरे में लेना चाहिए था। क्यों नहीं उन लोगों को लिया गया? खाली एक मन्नू पांडे को क्यों किया गया कि भाई उनको गिरफ्तार किया गया? उसमें सब सम्मिलित है, सब उसमें दोषी है, टीचर भी दोषी है। टीचर ने क्यों भेजा? बिना परमिशन का क्यों भेजा? न लिखित है उनका, न गार्ड परमिशन है उनका। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त